हाँ तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। इस टॉपिक में वैसे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके ऊपर का पैराग्राफ का भी मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। तो जैसे जैसे कंजर्वेटिव जो पावरफुल होते जा रहे थे यूरोप में, वैसे वैसे यूरोप में क्या हुआ कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो था वो बढ़ता जा रहा था। इसे बढ़ाने वाले मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग हुआ करते थे। सबसे पहले शुरुआत तो फ्रांस से हुई 1830 में। जो आप लोगों को याद होगा कि नेपोलियन की हार के बाद बॉर्बन पावर रिस्टोर हुआ था। अब वो दोबारा से हटा दिया गया और उसकी जगह पे लुइस फिलिप जो थे उनको हेड बनाया गया, जो कि गवर्नमेंट उस टाइम की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। ठीक है, तो वहां का वो हेड बना। तो इसलिए मेटरनिच ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की तो सर्दी और जुकाम, फ्रांस जो भी करता है उसका असर जो होता है वो पूरे यूरोप में पड़ता है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1 नंबर का आता है कि ये स्टेटमेंट किसने कही है कि फ्रांस छींकता है तो यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है करके। तो इसका आंसर आप लिखोगे मेटरनिच। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये आता है, इसीलिए ये मुझे टॉपिक बताना पड़ा। उसके बाद जो है मेन जो हमारा पॉइंट है वो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे यूरोप के एजुकेटेड लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग को फैलाया था। ठीक है, और 15वीं सेंचुरी से पहले की बात है कि ग्रीस जो था उस टाइम में वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था, उसी का एक पार्ट माना जाता था। और मतलब ये था कि वो लोग कोशिश कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, और कई मूवमेंट 15वीं सेंचुरी से ग्रीस में होते आ रहे थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से अलग करने में। और ग्रीक में अब जब यहाँ पे मूवमेंट शुरू हुआ तो ग्रीक के जेल में रहने वाले जो लोग थे और यूरोप के वेस्टर्न साइड के लोग थे जो ग्रीक कल्चर को अच्छा मानते थे, उनका भी सपोर्ट मिला। ठीक है, और पोएट और आर्टिस्ट ने भी ग्रीक को यूरोपियन सिविलाइजेशन का बताया था, उनकी तारीफ की थी। तो वो भी चाहते थे कि ये जो मुस्लिम साम्राज्य या मुस्लिम के अंडर में जो एरिया इन लोगों का आ चुका है उसके खिलाफ वो स्ट्रगल करे और उससे वो अपने आप को आजाद कराना चाहते थे। एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, इन्होंने पैसे इकट्ठे किए वॉर के लिए, क्योंकि लड़ने के लिए भी तो पैसे की जरूरत होती थी। तो लड़ाई के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, जहां 1824 में उनको बुखार आ गया था और बुखार के कारण ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि किसने पैसे इकट्ठे करके वॉर किया था। तो लॉर्ड बायरन याद रखना। और लास्ट में 1832 में टेरिटरी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में ग्रीस की कॉन्स्टेंटिनोपल में ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे बता दिया गया। मतलब कि एक ये हुआ था, मतलब सहमति हुई थी किसी इन लोगों की, और बाद में रजामंदी होकर के इंडिपेंडेंट बता दिया गया ग्रीस को। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। बेटा ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2019 वाले पेपर में ये आया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये है कि रोमांटिक नेशनलिज्म क्या होता है, मतलब देश के लिए जो प्यार। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह किसी नेशन को बनाने में वहां का कल्चर जो होता है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे उस देश की आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक किस तरह लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग लाती है। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जो एक खास नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करना चाह रहा था। जनरली जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट थे उन्होंने साइंस को क्रिटिसाइज किया था, मतलब साइंस की आलोचना की थी। वो नहीं मानते थे
साइंस को, और उसकी जगह इमोशंस, जो मतलब कि भावनाएं जो होती है हमारे, उनके ऊपर जोर दिया था। इसमें इंट्यूशंस वगैरह भी आ जाते हैं। इंट्यूशन मतलब पहले से ही किसी चीज की होने की संभावना होती है ना, जैसे हमारा दिल कहने लगता है कि कुछ घटना होने वाला है, तो ऐसे इंट्यूशंस वगैरह की भावना को भी बताना शुरू, मतलब इनको ज्यादा वैल्यू दी थी। उनकी कोशिश थी कि कलेक्टिव हेरिटेज होना चाहिए, जो कि कॉमन कल्चर हो और सभी लोग उसे माने। तो जर्मनी में एक ऐसे फिलोसफर थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। उन्होंने बताया था कि जर्मन कल्चर वहां के कॉमन लोगों में थी। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी देश की सच्ची आत्मा वहां के लोकगीतों में होता है, लोक नृत्य में होता है, और इसलिए नेशन को बनाने में उसका मेन रोल माना जाता था। यहाँ तक कि लोकल लैंग्वेज जो होता है और लिटरेचर जो होता है उसे भी इकट्ठा कर किया उन लोगों ने। केवल नेशनलिस्ट फीलिंग को वापस लाने के लिए ये सारी चीजें की थी, बल्कि लोगों तक ये संदेश को भी पहुंचाया गया। जो अनएजुकेटेड लोग थे उन तक ये संदेश गा करके या सुना करके लोगों तक पहुंचाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।